गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिजिकल स्पेक्ट्रा या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। आज हम स्टडी करेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका रहता है। दिस वन इज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर रमन स्पेक्ट्रा। इससे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछ लिया जाता है और हमें पता भी होना चाहिए कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है और कौन सा फिनोमेना इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर होता है। तो दिस पर्टिकुलर लेक्चर आपका रहेगा लेक्चर नंबर 11। दिस वन इज लेक्चर नंबर 11। तो देखते पॉइंट वाइज हम इसका स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जस्ट ओवरव्यू देता हूँ कि आपके पास तीन मेन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड है। लाइक अगर मैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूँ तो इसके अंदर हमें ऐड करना पड़ता है एक और चीज़, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेकिन हम उसे इस चैप्टर से भी दूर रख रहे हैं। उसके बाद आपके पास आता है लाइक रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि हमने लेक्चर नंबर 3 से उसे स्टडी किया था। फिर आपके पास था वाइब्रेशनल एंड देन हम स्टडी कर रहे हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए रिक्वायर्ड जो कंडीशन थी लाइक डायपोल मोमेंट। ओके, मॉलिक्यूल जो है आपका डायपोल मोमेंट उसका एक्टिव होना चाहिए। एक तो रहता है कि आपका मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डायपोल मोमेंट प्रेजेंट हो, तो वो आपका रिक्वायर्ड रहता है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। और एक रहता है कि भले ही मॉलिक्यूल आपका नॉर्मल कंडीशन में डायपोल मोमेंट उसका जीरो है, लेकिन जब वो वाइब्रेट कर रहा है तो उसके डायपोल मोमेंट के अंदर चेंज देखने को मिल रहा है। तो वो रिक्वायर्ड कंडीशन है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कि इन द वाइब्रेशन या वाइब्रेशनल मोशन द चेंज इन डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। और थर्ड कंडीशन आपके पास आएगी दिस पर्टिकुलर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रमन एक्टिव मॉलिक्यूल किसे कहेंगे? अगर किसी मॉलिक्यूल में पोलराइजेबिलिटी के अंदर चेंजेस देखने को मिलता है। अगर पोलराइजेबिलिटी अगर हम नहीं समझ पा रहे तो अगर हम ये कहें कि अगर मॉलिक्यूल आपका स्कैटरिंग फिनोमिना शो कर रहा है, स्कैटरिंग फिनोमिना शो कर रहा है, तो वो आपका रमन एक्टिव मॉलिक्यूल होगा या वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा। ओके, तो इसी पॉइंट को बेस्ड लेते हुए हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट करते हैं। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंडियन साइंटिस्ट ने ही इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का खोज किया था, लाइक सीवी रमन, और उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी को हम 28 फरवरी एज ए साइंस डे के रूप में मनाते। काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी इंडियन साइंटिस्ट की, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के का इन्वेंशन उन्होंने किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है बेस्ड अपॉन स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर ये डिपेंड करती है। इट इज रिलेटेड टू, जब भी ये लाइट को स्कैटर्ड करेगा तो इसकी पोलराइजेबिलिटी के अंदर समथिंग कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। जबकि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके ऊपर बेस्ड रहता है? ये चेंज इन डायपोल मोमेंट। थर्ड वन इज रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, परमानेंट डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो ये था आपका परमानेंट डायपोल मोमेंट आपका प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट्स है उनको देख लेते हैं। दिस वन इज, देखिए कि ऑल स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइक रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल ये क्या करती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करती है। जो भी हम लाइट सोर्स के थ्रू लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं उसके कुछ पार्ट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है? मेन ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट करती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कुछ पार्ट ऑफ लाइट को स्कैटर्ड करती है, जिससे क्या होता है कि जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी में कमी आएगी। बट वो इंटेंसिटी में कमी ड्यू टू एब्जॉर्प्शन नहीं है, उसने क्या किया? कुछ पार्ट ऑफ लाइट को स्कैटर्ड कर दिया। ओके, तो कुछ पार्ट को स्कैटर्ड कर दिया तो डेफिनेटली आपका जो रिमेनिंग ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी लो होगी। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल के इंटरनल कुछ एनर्जी इंसिडेंट लाइट के साथ बाहर निकाल दी जाए। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी आपका एमिशन टाइप का स्पेक्ट्रोस्कोपी विथ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ हम इसे
स्टडी करते हैं। तो देखते हैं तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको देखने को मिलता है। फिर मोस्ट पॉइंट है कि जो रमन फ्रिक्वेंसी है या बोर फ्रिक्वेंसी कंडीशन नॉट अप्लाइड फॉर रमन। ओके, बोर ये पॉइंट है आपसे, बोर फ्रिक्वेंसी कंडीशन नॉट अप्लाइड टू रमन। अब होता है क्या रमन के अंदर, देखिए आपके पास कोई एनर्जी सोर्स है, उससे जो हमें रेडिएशन मिल रहा है उसकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज है, लाइक ई इक्वल टू एच न्यू। न्यू को मैं लिख सकता हूँ सी अपॉन लैम्डा एज न्यू, अगर सेंटीमीटर इनवर्स में मुझे लेना है तो सी अपॉन लैम्डा। तो 1 अपॉन लैम्डा को न्यू बार के रूप में मैंने लिख दिया, तो मेरे पास जो एनर्जी क्वांटाइज्ड हो गई वो रहेगी मेरे पास ई इक्वल टू एच सी न्यू। ये जो एनर्जी न्यू बार है वो इंसिडेंट लाइट की वेव नंबर आप इसे बोल सकते हो। ओके, नॉर्मली मैंने इसे आफ्टर द पास आउट थ्रू सैंपल, ओके, जो एनर्जी आपको मिल रही है एक्सपेंड कर रहा है वो रहेगी आपकी एच सी न्यू बार प्राइम, दिस वन इज प्राइम, एच सी न्यू बार प्राइम। ये आपकी आफ्टर द पासिंग थ्रू सैंपल आपकी न्यू बार प्राइम आपका वेव नंबर रहता है। ओके, जो भी वेव है उसका वेव नंबर न्यू बार प्राइम रहता है। तो हुआ क्या इसके अंदर कि जो चेंज इन फ्रिक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी, चेंज इन वेव फ्रिक्वेंसी, चेंज इन वेव नंबर या चेंज इन एनर्जी जो भी देखने को मिलेगा। दो कंडीशन हो सकती है, अगर इलास्टिक स्कैटरिंग है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका रिले लाइन आपको मिलेगी, मीन्स न्यू बार एंड न्यू बार प्राइम दोनों सेम रहेगा, न्यू बार एंड न्यू बार प्राइम, यानी कि इंसिडेंट लाइट की वेव नंबर एंड आउटगोइंग लाइट की जो वेव नंबर है वो दोनों की दोनों सेम रहेगी। ओके, अगर सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो फिर केस बनेगा एक स्ट्रोक लाइन का, कि आपको स्पेक्ट्रा के अंदर स्ट्रोक लाइन मिलेगी, सेकंड आपका एंटी स्ट्रोक। स्ट्रोक लाइन्स कब मिलेगी, देखिए स्ट्रोक लाइन्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जितनी एनर्जी आपने सैंपल को दी उससे कम एनर्जी की आपको रेडिएशन मिल रहा है, या वेव्स आफ्टर द पासिंग आउट कम रेडिएशन की आपको वेव्स मिल रही है। तो कुछ एनर्जी का यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, और ये एनर्जी डिक्रीमेंट में भी कुछ पार्ट ऑफ वेव सैंपल ने स्कैटर्ड कर दिया, कुछ पार्ट ऑफ वेव उसने एब्जॉर्ब किया, उसके कारण ये डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये मेरे पास था कि जब आपकी इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी एच सी न्यू बार, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी गैप है, जिसने एब्जॉर्ब करने के बाद मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन परफॉर्म किए, और वापस जब ये रिलैक्स हुए तो इस एनर्जी लेवल तक ही ये रिलैक्स हुए, इतनी एनर्जी गैप हो गई। ओके, और इन्होंने जो एनर्जी एमिट की एच सी न्यू बार है, यानी कि एमिटेड या पास्ट आउट जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी एच सी न्यू बार प्राइम है। अब मेरे पास देखने को मिल रहा है कि दिस वन इज न्यू बार प्राइम जो है वो लेस देन न्यू बार है, मीन्स एनर्जी कम है पास थ्रू या आफ्टर द पासिंग जो भी मुझे वेव मिल रही है उसकी एनर्जी कम है। एनर्जी कम है मीन्स उसका लैम्डा बार जो रहेगा, लैम्डा बार या लैम्डा प्राइम बोलो तो अच्छा रहेगा, दिस वन इज लैम्डा प्राइम इज ग्रेटर देन लैम्डा रहेगा। ओके, इस पार्ट का मैं बोलूँ लैम्डा प्राइम, और ये रहेगा इधर का लैम्डा। तो जितनी एनर्जी आपने दी उतनी पूरी की पूरी वापस नहीं आ रही, ये एनर्जी गैप है, और ये एनर्जी गैप कहाँ पे यूज होगा, आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट में यूज हो गया, या समथिंग कुछ आपकी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली। केस ये आपका फर्स्ट था, ये सेकंड, दिस वन इज रहेगा। और इससे जो आपको स्पेक्ट्रम में लाइंस मिलेगी उसे हम कहते हैं स्ट्रोक लाइंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रोक्स लाइंस। केस थर्ड में रहेगा आपके पास एंटी स्ट्रोक लाइंस। ये कब मिलेगा कि मान लीजिए किसी सैंपल पे आपने एच सी न्यू बार एनर्जी की वेव्स इंसिडेंट करवाई, और आफ्टर द पासिंग थ्रू सैंपल आपको जो एनर्जी वापस से मिल रही है, निकलती हुई जो वेव मिल रही है उसकी जो एनर्जी है वो एच सी न्यू बार प्राइम है। और इस कंडीशन में जो मॉलिक्यूल रिलैक्स हुआ, देखिए ये यहाँ से इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपर लिमिट में गया, और वापस जब एनर्जी एमिट करके ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन हो गया, इतना जो एनर्जी गैप आया, ये इसने एनर्जी एक्स्ट्रा एमिट कर रहा है। तो इससे क्या हुआ कि एमिटेड लाइट की एमिटेड लाइट की एनर्जी बढ़ गई।
तो जो एनर्जी डिफरेंस है, या मैं बोल सकता हूँ कि एट प्रेजेंट टाइम तो मैं ये बोल सकता हूँ कि न्यू बार प्राइम इज ग्रेटर देन न्यू बार, यानी कि आउटगोइंग लाइट की एनर्जी आपकी ज़्यादा आ रही है इनकमिंग लाइट से। ओके, तो इतनी एनर्जी डिफरेंस कहाँ से आया? ये एनर्जी तो मैंने दी ही नहीं, तो ये मॉलिक्यूल्स के जो वाइब्रेशनल लेवल के अंदर रिलैक्सेशन या रोटेशनल लेवल के अंदर रिलैक्सेशन प्रोसेस के थ्रू जो भी आपका सैंपल है वो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज कर रहा है। ओके, वाइब्रेशनल लेवल के अंदर उसके रिलैक्स किया या फिर रोटेशनल लेवल के अंदर रिलैक्सेशन के थ्रू वो एक्स्ट्रा एनर्जी को वो आउट कर रहा है आपके इनकमिंग रेस के साथ। ओके, तो वो भी आपका एक स्कैटरिंग फिनोमिना हो गया, है ना। तो जितनी एनर्जी आप सैंपल को दे रहे हो उससे ज़्यादा आपको एनर्जी वापस अगर मिल रही है तो वो कहलाएगा आपका एंटी स्टॉक लाइन। ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है, मतलब एंटी प्रोसेस हो रहा है। नॉर्मली क्या होना चाहिए कि आपको जितनी एनर्जी आप सैंपल को दे रहे हो उससे कम आपको मिलना चाहिए, यानी आउट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जितनी दे रहे हो उससे ज़्यादा मिल रही है, यानी रूल फॉलो, यानी रूल का एंटी है, इसलिए हम इसे कह दिए एंटी स्टॉक लाइन्स। तो स्टॉक और एंटी स्टॉक के लिए दो कंडीशन बनेंगे। दिस वन इज इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है एच सी न्यू बार इक्वल्स टू क्या रहेगा, डेल्टा ई एनर्जी गैप प्लस एच सी न्यू बार प्राइम। ओके, तो एच सी न्यू बार प्राइम मैं इसको लेफ्ट साइड लेके आया और लेफ्ट वाले को राइट ले गया। तो एच सी न्यू बार प्राइम इक्वल्स टू एच सी न्यू बार माइनस डेल्टा ई। तो न्यू बार प्राइम क्या होगा, एच सी से मैंने डिवाइड कर दिया तो न्यू बार माइनस डेल्टा ई अपॉन एच सी। अब ये जो टर्म है डेल्टा ई अपॉन एच सी, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। इसे हम लोग कहते हैं रमन शिफ्ट। क्या कहते हैं इसे, मैं लिख दूं यहाँ पे रमन शिफ्ट, रमन शिफ्ट के नाम से जानते हैं। अगर मैं, ये था आपका स्टॉक लाइन्स के लिए स्टॉक्स लाइन, और ये आपका रहेगा एंटी स्टॉक, एंटी स्टॉक्स लाइन्स के लिए कि एच सी न्यू बार प्राइम यानी कि आउटकमिंग रेस की जो एनर्जी है वो इक्वल्स रहेगी डेल्टा ई एनर्जी गैप प्लस इनकमिंग रेस, डेल्टा ई प्लस एच सी न्यू बार। तो न्यू बार प्राइम आपका क्या रहेगा, न्यू बार प्राइम इक्वल्स टू एच सी से आपने डिवाइड किया तो आपका रह जाएगा न्यू बार प्लस डेल्टा ई अपॉन एच सी। तो ये शिफ्ट वापस से यहाँ पे रमन शिफ्ट। ओके, यानी कि आउटगोइंग रेस की जो एनर्जी है या वेव नंबर है वो एंटी स्टॉक में रमन शिफ्ट को आपको माइनस करना पड़ेगा, और सॉरी स्टॉक लाइन में माइनस करना पड़ेगा, एंटी स्टॉक लाइन के अंदर आपको प्लस करना पड़ेगा। तो कुछ पॉइंट्स इसके ऊपर बेस्ड है, देख लेते हैं। द बेस्ट सूटेबल सोर्स इज, कौन सा सोर्स है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, लाइट सोर्स हम लेते हैं लेजर लाइट और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकेंड पॉइंट, इफ एनर्जी डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू रोटेशनल एनर्जी लेवल then it was studied under rotational Raman spectra, यानी कि जो एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई आ रहा है वो रोटेशनल एनर्जी लेवल से मैच करता है, तो वो उसे हम स्टडी करेंगे रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में। थर्ड पॉइंट इसक में है, इफ एनर्जी डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, जो भी डेल्टा ई की वैल्यू वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के इक्वल है तो हम इसे स्टडी करेंगे वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा के अंदर। अब मेन रहता है आपका सिलेक्शन रूल इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाईलाइट कीजिए इसको, सिलेक्शन रूल को। इस वन इज हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सिलेक्शन रूल एप्लीकेबल रहता है। लाइक अगर मैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूं तो डेल्टा वी की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए थे वहाँ पे, +-1। ओके, +-1। रोटेशनल के लिए अगर मैं बात करूं तो वो थी आपकी डेल्टा जे की वैल्यू +-1। और इसी तरह अगर मैं सिलेक्शन रूल बात करूँ रमन की, सिलेक्शन रूल फॉर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रा, तो डेफिनेटली जो रमन स्पेक्ट्रा में वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल दोनों ही देखने को मिलता है। जब भी एनर्जी, कोई भी सोर्स की एनर्जी या फोटो रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट कराई जाती है तो मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन भी होता है, वाइब्रेशन भी होता है, स्कैटरिंग भी होता है। तीनों टाइप के प्रोसेस इसके अंदर परफॉर्म होते हैं। ओके, तो इसलिए जो इसका सिलेक्शन रूल है वो दो टाइप से आपको दिया जाएगा, एक ग्रॉस सिलेक्शन रूल है और सेकंड आपका क्वांटम नंबर के ऊपर बेस्ड सिलेक्शन रूल है। तो अगर मैं
ग्रॉस सिलेक्शन रूल की बात करूँ तो मुझे सिर्फ इतना देखना है कि उसकी पोलराइजेबिलिटी के अंदर चेंजेस आ रहा है या नहीं। तो फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी रोटेशनल रमन एक्टिव इट मस्ट बी एनिसोट्रॉपिकली पोलराइज्ड। कैसा होना चाहिए? एनिसोट्रॉपिकली, नहीं कि ऑल द डायरेक्शन में उसका जो पोलराइजिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो। ठीक है, यानी कि राइट में अलग पोलराइजेशन हो, लेफ्ट में अलग, तो दोनों का एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। ये नहीं कि राइट में भी पोलराइजेशन सेम है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में पोलराइजेशन सेम है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन एनिसोट्रॉपिकली अगर वो है, यानी कि एवरी डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर पोलराइजेशन डिफरेंट डिफरेंट है, तो टोटल या चेंजेस इन पोलराइजेशन आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। ओके, तो फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी रोटेशनल एक्टिव इट मस्ट बी एनिसोट्रॉपिकली पोलराइज्ड। दिस वन लाइक, ये अगर मैं पोलराइजेशन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पोलराइजेशन होता है तो इसका कुछ शेप है लाइक समथिंग इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, यानी कि हर डायरेक्शन में पोलराइजेशन आपको अलग देखने को मिलेगा। तो दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस की लेंथ भी सेम नहीं होगी। तो अल्फा 1 नॉट इक्वल्स टू अल्फा 1 1। ओके, अल्फा 1 1। तो यहाँ पे क्या हम जो पॉइंट हमने नोट किया, व्हेन अ मॉलिक्यूल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरियस कोर्स टेम्पररी डाइपोल मोमेंट टू इंड्यूस्ड इन मॉलिक्यूल। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मॉलिक्यूल को प्लेस्ड करेंगे तो ड्यू टू अलग अलग हिस्से में, यानी मॉलिक्यूल के अलग अलग हिस्से में इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंटम आपका इंड्यूस्ड होगा और द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंटम इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक मोमेंटम भी उसके अंदर आपका इंड्यूस्ड होगा, यानी कि जनरेट होगा, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है। तो जनरली मैं अगर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की बात करूँ तो वो आपका प्रोपोर्शनली टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो म्यू इक्वल्स टू अल्फा ई। और ये जो अल्फा है वो क्या है? आपका पोलराइजेबिलिटी कांस्टेंट, अल्फा इक्वल्स टू पोलराइजेबिलिटी। ओके, अब है आपके पास, जैसे कि मैंने बताया था, दो आपके सिलेक्शन रूल थे। पहला ग्रॉस सिलेक्शन रूल, उसके अंदर हमने देखना होता है कि उसकी पोलराइजेबिलिटी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहा है। ठीक है, दूसरा आपका क्वांटम नंबर के ऊपर बेस्ड है। फॉर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको जो डेल्टा जे की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 0 या +-2, और साथ में डेल्टा जे की वैल्यू +-1। यानी कि रमन के अंदर रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल दोनों होता है, रोटेशन प्लस वाइब्रेशन दोनों होता है, रोटेशन प्लस वाइब्रेशन। तो रोटेशन के लिए मुझे चाहिए डेल्टा जे इक्वल टू +-1, और वाइब्रेशन के लिए 2 स्टेप फिनोमिना डेल्टा वी की जो वैल्यू मुझे चाहिए वो 0 एंड +-2। ओके, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर बेस्ड रमन सिलेक्शन रूल है। तो डेल्टा जे 0 एंड +-2 आपका रहेगा रमन एक्टिव, दिस वन 0 एंड +-2, डेल्टा जे 0 एंड +-2। एब्जॉर्प्शन इज जस्ट 1 मिनट, डेल्टा जे है ना यहाँ पे, दिस वन 0 एंड +-2, तो यहाँ पे इसको 2 कीजिए और यहाँ पे 0 0 एंड +-2, तो यहाँ पे आपके पास यस, यहाँ पे सुधार करेंगे हम लोग। वाइब्रेशनल के लिए क्वांटम नंबर नहीं दिया, सिर्फ रोटेशनल के लिए दिया है। तो रोटेशनल के लिए क्या होना चाहिए आपके, रमन एक्टिव के लिए डेल्टा जे की वैल्यू होनी चाहिए, रमन एक्टिव के लिए डेल्टा जे की वैल्यू होनी चाहिए 0 एंड +-2। तो डेल्टा वी में भी चेंजेस होता है और वो डेल्टा वी की जो वैल्यू रहेगी ना वो रहेगी आपकी +-1। ओके, डेल्टा जे की वैल्यू 0 एंड +-2, मैंने उल्टा लिख दिया था, और डेल्टा वी की वैल्यू रहेगी +-1, जो कि नॉर्मल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन आपके पास रहती है। अब हमारे पास है कि एब्जॉर्प्शन जो रहता है, एब्जॉर्प्शन इज 1 फोटोन प्रोसेस इन प्योर रोटेशन। एब्जॉर्प्शन टेकन प्लेस डेल्टा जे इक्वल टू +-1। कि नॉर्मली एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या है, 1 फोटोन प्रोसेस है। अगर मैं प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करूँ तो उस कंडीशन में प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा और ऑब्जर्वेशन कितना रहेगा आपका, डेल्टा जे किसके लिए +-1,
मोशन के लिए आपको यहाँ पे चेक करना है, यानी ट्रांजिशन के लिए आपको चेक करना है। लेकिन अगर मैं रमन शिफ्ट की बात करूँ तो वो आपका 2 स्टेप आपका प्रोसेस या फिनोमिना रहता है। यहाँ पे देखिए जो हमने लिखा है कि स्कैटरिंग इज 2 photon प्रोसेस एंड इन रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा सलेक्शन रूल बिकम 2 टाइम, दैट इज रोटेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा का 2 टाइम, क्योंकि 2 photon प्रोसेस एक बार समथिंग एब्जॉर्ब करेगा, दूसरी बार उसको स्कैटर्ड करेगा, इसलिए ये 2 स्टेप प्रोसेस रहेगा। तो डेल्टा जे आपका रह जाएगा +-2 ट्वाइस रहेगा। ओके फॉर रमन। अब है आपका क्राइटेरिया फॉर आईआर रमन एंड माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कई बार मैच द पेयर के अंदर इन क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में इन्हें दे दिया जाता है। ओके, कहीं ना कहीं पे इसे पूछ लिया जाता है। क्राइटेरिया फॉर आईआर रमन एंड माइक्रोवेव एक्टिव। आईआर मीन्स क्या हो गया, वाइब्रेशनल हो गया आपका, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। रमन एंड माइक्रोवेव आपका हो गया रोटेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल। ये आपका वाइब्रेशनल, आईआर वाइब्रेशनल, माइक्रोवेव रोटेशनल, और रमन आपका बोलो तो स्कैटरिंग वाला स्पेक्ट्रा। ओके, स्कैटरिंग स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो कौन से मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव है, कौन रमन एक्टिव, कैसे पता करेंगे? तो देखिए पहला हमारे पास जो स्टेप्स है फॉर माइक्रोवेव एक्टिव, माइक्रोवेव मीन्स रोटेशनल स्पेक्ट्रा एक्टिव। क्या होगा कि जो इसके अंदर पॉइंट है, किसी रोटेशनल एक्टिव के लिए, माइक्रोवेव एक्टिव के लिए मॉलिक्यूल विथ परमानेंट डाइपोल मोमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। आर माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल मस्ट बी क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, मस्ट बी पोलर। देखिए दिस वन इज मस्ट बी पोलर, लाइक हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक HCl, लाइक CO, लाइक NO, ये सब के सब क्या है, परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है और इनके अंदर परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें है कि होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक और माइक्रोवेव इनएक्टिव, इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंटम नहीं रहता या डाइपोल्स नहीं रहते। लाइक O2 है, N2 है, H2 है। क्या होता है, O2 में एक के कारण जो डाइपोल बनेगा दूसरा उसे अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट करके कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि ओनली एक ऑक्सीजन तो डाइपोल जनरेट करेगा, लेकिन 2 ऑक्सीजन कंबाइंड होकर एक दूसरे के डाइपोल को कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए पूरा मॉलिक्यूल माइक्रोवेव इनएक्टिव हो जाता है। सेकंड नंबर हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी या एक्टिव मॉलिक्यूल है वो देखते हैं हम आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल, जो कि रहेगा आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी देता है। दिस वन क्या देगा आपका, वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आपको देता है। तो इसमें आपको देखना रहता है कि चेंज इन डाइपोल मोमेंट, भले ही मॉलिक्यूल माइक्रोवेव इनएक्टिव हो, जिसके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन इन द वाइब्रेशनल मोशन अगर उसके डाइपोल मोमेंटम में चेंज होता है तो वो आईआर एक्टिव है, आईआर रीजन में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो चेंज इन डाइपोल मोमेंट आपको देखना है, पहला पॉइंट। वाइब्रेशनल मोड इन अ सैंपल टू बी आईआर एक्टिव, वाइब्रेशनल मोड क्या रहना चाहिए, आईआर एक्टिव रहना चाहिए। इट मस्ट बी एसोसिएटेड विथ चेंज इन डाइपोल मोमेंटम ड्यूरिंग मोशन। परमानेंट डाइपोल नॉट नेसेसरी, भले ही जरूरी नहीं कि डाइपोल प्रेजेंट ही हो परमानेंट, ओनली चेंज इन डाइपोल मोमेंट आपको इसमें मेजर करना होता है। सेकंड इसके अंदर जो पॉइंट है, अ मॉलिक्यूल कैन वाइब्रेट इन मैनी वेज एंड ईच वे कॉल्ड वाइब्रेशनल मोड। लाइक लीनियर के लिए कितने हमारे पास वाइब्रेशनल मोड आते थे, 3n-5, 3n-5 ओके वाइब्रेशनल मोड थे। और नॉन लीनियर के लिए हमारे पास आते थे 3n-6 वाइब्रेशनल मोड। इनमें से कोई भी वाइब्रेशनल मोड आपका आईआर एक्टिव होना चाहिए। फिर आपके पास इसी में थर्ड पॉइंट था, सिंपल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हैव ओनली वन बॉन्ड एंड ओनली वन वाइब्रेशनल bond. If the molecule is symmetric like N2, the bond is not observed in IR spectrum. ओके अगर वो सिमेट्रिक है तो वो आपको IR या IR बैंड उसका दिखाई नहीं देगा। असिमेट्रिकली डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक CO एब्जॉर्ब इन IR स्पेक्ट्रम, जबकि सिमेट्रिकली मॉलिक्यूल जो रहता है वो IR एक्टिव
नहीं रहते, वो क्या रहते हैं, आईआर इनएक्टिव, आईआर रीजन में एब्जॉर्प्शन परफॉर्म नहीं करते। ओके, फिर आपके पास थर्ड जो हमारे पास क्राइटेरिया था रमन एक्टिव, जो थर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी है रमन एक्टिव। तो रमन एक्टिव मॉलिक्यूल कौन से होंगे, उसमें हम देखते हैं पोलराइजेबिलिटी में चेंजेस हुआ क्या। ओके, मॉलिक्यूल के चेंज इन पोलराइजेबिलिटी ड्यूरिंग द मोशन, अगर हो रहा है तो वो आपका रमन एक्टिव है, नहीं हो रहा तो वो रमन इनएक्टिव है। पहला पॉइंट, इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन से स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। देखिए अगर वाइब्रेशन कर रहा है तो डेफिनेटली एक वाइब्रेशनल लेवल के अंदर बहुत सारे रोटेशनल लेवल हो रहे हैं, तो मतलब उसके अंदर रोटेशनल भी प्रेजेंट है। तो वाइब्रेशन रोटेशन दोनों ही हो रहा है उसके अंदर, फिर वो जाके लाइट का स्कैटर करेंगे। अगर लाइट का स्कैटरिंग कर रहा है तो उसमें से क्या जनरेट होगी, पोलराइजेबिलिटी में चेंजेस देखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट, द वाइब्रेशन इज रमन एक्टिव इफ इट कॉजेज चेंज इन पोलराइजेबिलिटी, क्या करेगा ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, अगर वो पोलराइजेबिलिटी को चेंज कर रहा है तभी रमन एक्टिव है। थर्ड पॉइंट, मॉलिक्यूल नीड नॉट पासेस अ परमानेंट डायपोल मोमेंट, जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मोमेंट प्रेजेंट ही हो परमानेंट। ओके, विदाउट प्रेजेंट ऑफ परमानेंट डायपोल मोमेंटम द मॉलिक्यूल कैन बी रमन एक्टिव। ओके, मॉलिक्यूल रमन एक्टिव हो सकता है। अब कैसे पता लगाए कि, एक पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हाउ टू नो पोलरिजिबिलिटी हैज चेंज और नॉट, पोलरिजिबिलिटी हैज चेंज और नॉट। क्वेश्चन, तो किसी मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन के दौरान पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रही है नहीं हो रही है, उसके लिए हमें क्या चेक करना है, तीन चीज़ों को चेक करना होता है कि चेंज एनीथिंग, एनीथिंग यानी इन जो गिवन पॉइंट इनमें से कुछ भी चेंज हो रहा है तो आपकी पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रही है। लाइक उसकी साइज के अंदर चेंजेस देखने को मिल रहा है, लाइक उसके शेप के अंदर चेंजेस देखने को मिल रहा है, लाइक उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंजेस देखने को मिल रहा है। ओके, इनके अलावा भी कुछ पॉइंट और भी हो सकते हैं। मेन थ्री चीज को हम लोग कंसिडर करते इन द चेंज इन पोलराइजेबिलिटी को फाइंड आउट करने में। अगर इनमें से किसी भी पॉइंट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि देन पोलराइजेबिलिटी चेंजेस एंड मॉलिक्यूल में बी रमन एक्टिव। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे देखना है साइड चेंजेस में, तो एक आपके पास दिस मॉलिक्यूल H2O का, दिस HOH, ये बॉन्ड लेंथ अभी ज़्यादा है और ड्यूरिंग द वाइब्रेशन में भी एक ऐसा केस आया कि एक स्थिति में बॉन्ड छोटे हो गए, तो साइज में क्या देखने को मिला, चेंजेस देखने को मिला। इन दोनों ही बॉन्ड लेंथ की साइज के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा। अब ये डायरेक्शनल चेंज आपको क्या बता रहा है कि भाई नॉर्मल मोड में तो ये H2O का मॉलिक्यूल है, किसी भी वाइब्रेशनल मोड में कुछ कंडीशन ऐसा हुआ कि ये बॉन्ड इतना रहा, ये बॉन्ड इतना लंबा हो गया, तो ये डायरेक्शन भी इसका चेंज हो गया। हम इसे क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ चेंज। ओके, शेप ऑफ इक्लिप्स्ड चेंजेस, शेप ऑफ इक्लिप्स्ड चेंजेस मीन्स मे बी आपको इस टाइप का भी आपको एक वेरिएशन देखने को मिले कि अभी तो नॉर्मल इसका बॉन्ड एंगल है, लेकिन बैंडिंग की वजह से इसके बॉन्ड एंगल में भी चेंजेस देखने को मिले, इस टाइप से हो जाए। तो साइड चेंज देखने को मिले, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेचिंग या डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन आपको चेंज देखने को मिले, शेप भी आपको चेंज देखने को मिले। इनमें से कोई भी चेंजेस अगर परफॉर्म होता है तो हम कहेंगे कि भाई पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रही है। ओके, अब है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। देखिए क्या नाम है इसका, इम्पोर्टेंट यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है हमारे पास न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। नॉर्मली दिस वन की रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी रोटेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी जो हम देते थे उसका फॉर्मूला क्या था, ई जे इक्वल्स टू बी जे जे प्लस 1, और डेल्टा जे की वैल्यू रहती थी आपके पास 0 ± 2। ये हम
प्योरली किसके लिए ले रहे, रमन के लिए। ये जो सिलेक्शन रूल है रमन के लिए ले रहे, लेकिन एनर्जी वाला टर्म हमने ले लिया रोटेशनल स्पेक्ट्रा से। अब रमन शिफ्ट हमने क्या कैलकुलेट किया था, डेल्टा, रमन शिफ्ट था डेल्टा ई अपॉन एच सी। ओके, दिस वन इज रमन शिफ्ट। तो रमन शिफ्ट करस्पॉन्डिंग टू जे इक्वल टू 0 टू जे इक्वल टू 2। ओके, तो डेल्टा ई की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा, डेल्टा ई जे टू जे प्लस 2 के बीच में मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ई जे प्लस 2 लेवल की एनर्जी माइनस ई जे लेवल की एनर्जी। तो ई जे प्लस 2 के लिए यहाँ पे जो जे है उसकी जगह मैं लिखूंगा जे प्लस 2, ब्रैकेट जे की जगह जे प्लस 2, फिर ये +1 और माइनस नॉर्मली ई जे की नॉर्मल वैल्यू थी बी जे प्लस 1। तो अगर मैं बी जे प्लस 2 एच दिस जे प्लस 2 प्लस 1 जे प्लस 3 हो गया, और माइनस बी जे प्लस 1। अब मैंने क्या किया कि इस ब्रैकेट को ओपन किया, बी को मैंने कॉमन लिया पूरे ब्रैकेट में से, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया, तो जे इंटू जे स्क्वायर हो गया, जे इंटू 3 जे हो गया, एंड फिर 2 इंटू जे एंड 2 इंटू 3 6। इसी टाइप से इधर जे इंटू जे स्क्वायर, लेकिन माइनस भी बाहर है तो माइनस का आएगा, एंड जे इंटू 1 माइनस जे। तो जे स्क्वायर से जे स्क्वायर आपका कैंसिल। ओके, 3j एंड 2j 5j, और इसमें से एक j को घटाओगे तो 4j आएगा। तो ब्रैकेट में 4j प्लस दिस वन इज 6 है, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 अपॉन 2 लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसमें से 4 को ले रहा हूँ कॉमन। तो 4 कॉमन लेने पे मेरे पास क्या बचेगा, 4 बाहर तो b था ही, तो 4b j प्लस 3/2। तो ये क्वांटाइज्ड नंबर आएगा कि डेल्टा ई की जो वैल्यू है वो आई आपके पास अगर ट्रांजिशन हो रहा है जे टू जे प्लस 2 में, यानी कि ये आपके पास जे इक्वल टू 2 है, तो ये J3 और दिस वन इज J4। ट्रांजिशन हो रहा है जे टू जे प्लस 2 में। ओके, तो एनर्जी गैप कितना आएगा, 4b ब्रैकेट j प्लस 3/2 क्वांटाइज्ड नंबर आपके पास देखने को मिलेगा। देखिए वो स्ट्रोक लाइंस में क्या रहता है आपके पास, जो आउटकमिंग या आउटेड या एमिटेड रेस रहती है उसकी एनर्जी इंसिडेंट रेस से कम आती है ना। ओके, तो j इक्वल टू 0 लेवल में अगर मैं बात करूँ कि ट्रांजिशन जो हो रहा है j इक्वल टू 0 टू j इक्वल टू 0 प्लस 2 के अंदर हो रहा है, उस कंडीशन में न्यू बार प्राइम इक्वल टू न्यू बार माइनस 6b आपको देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट स्टॉक लाइन के लिए आपके पास न्यू बार प्राइम की वैल्यू है। ओके, न्यू बार प्राइम की वैल्यू है। अगर j इक्वल टू 1 से j इक्वल टू 3 में ट्रांजिशन परफॉर्म हो रहा है तो क्या रहेगा, न्यू बार प्राइम इक्वल टू न्यू बार माइनस 10b। ये सेकेंड स्टॉक लाइन आपके पास रहेगा। इसी टाइप से थर्ड स्टॉक लाइन जो आपके पास रहेगा, न्यू बार प्राइम इक्वल टू न्यू बार माइनस 14b। यहाँ पे आपको j की वैल्यू पुट करनी है, जो लोअर लिमिट है j की उसे पुट करते हैं। लाइक अगर 0 टू 2 में ट्रांजिशन हो रहा है तो यहाँ पे मुझे 0 पुट करना है। ओके, अगर मेरे पास ट्रांजिशन j इक्वल टू 1 टू 3 में हो रहा है तो मुझे इस फॉर्मूला में 1 पुट करना है। ट्रांजिशन 2 टू 4 में हो रहा है तो मुझे यहाँ पे 2 पुट करना है। तो 2 प्लस 3/2 कितने हो जाएंगे, आपके पास होंगे 2 प्लस 2 टू 4 एंड 7/2 समथिंग आपके पास आएगा। क्या, डेल्टा ई की वैल्यू आएगी, और उस डेल्टा ई की वैल्यू से फिर मैं एच न्यू प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। और फिर एंटी स्टॉक लाइंस की अगर मैं बात करूं तो एंटी स्टॉक लाइन में आपके पास एमिटेड लाइट की एनर्जी इंसिडेंट लाइट से ज़्यादा आती है। तो डेफिनेटली इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा कि न्यू बार प्राइम की जो वैल्यू है वो न्यू बार प्लस रमन शिफ्ट करना पड़ेगा, डेल्टा ई अपॉन एच सी समथिंग रमन शिफ्ट मुझे करना पड़ता था। तो यहाँ पे रहता है न्यू बार प्राइम इक्वल टू न्यू बार प्लस 6b। ओके, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। इसी टाइप से ये कब था, जब j इक्वल टू 0 टू 2 में ट्रांजिशन हो रहा है। अगर j इक्वल टू, ये अलग रखिए, 1 टू 3 में ट्रांजिशन हो रहा है तो न्यू बार प्राइम आएगा न्यू बार प्लस 10b। इसी टाइप से 2 टू 4 में ट्रांजिशन हो रहा है तो न्यू बार प्राइम इक्वल टू न्यू बार प्लस 14b। इससे आपका एक ग्राफ का स्केच बन जाएगा, इस टाइप का एक ग्राफ का स्केच बन जाएगा। इसमें एक लाइन रहेगी बीच में, दिस वन, इसे हम कहते हैं रिले लाइन। मीन्स कि जितनी इंसिडेंट लाइट की
एनर्जी थी न्यू बार, उतनी की उतनी इस एमिटेड लाइट की एनर्जी होगी, न्यू बार प्राइम की एनर्जी होगी। तो दिस वन इज न्यू बार इक्वल टू न्यू बार प्राइम। तो इसके लिए एक बीच में लाइन आती है। अब इसके लेफ्ट साइड में अगर आप जाओगे तो जो भी आपका एमिटेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी कम आएगी, ओके, कम आएगी। तो वो रहेगी आपकी स्टॉक लाइन, लाइक जे इक्वल टू 0 से 2 के अंदर अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो मुझे मिलेगी फर्स्ट स्टॉक लाइन, और ये आपके पास रहेगा इवन, यानी कि इवन जे इक्वल टू 0 से हुआ है ना, इसलिए इसको बोलेंगे इवन। जे इक्वल टू 1 से हो रहा है तो इसे बोलेंगे हम ओड। फिर जे इक्वल टू 2 से इवन, यानी जे की जो वैल्यू आ रही है उसे देखो 0 इवन 2 इवन। तो ये फर्स्ट स्टॉक लाइन, सेकंड, थर्ड स्टॉक लाइन। इसी टाइप से राइट साइड में जाइए तो जो भी आपको लाइन मिलेगी वो ड्यू टू एंटी स्टॉक फिनोमिना मिलेगा, यानी कि एमिटेड लाइट की एनर्जी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी से ज़्यादा होगी। यानी कि आपने कौन सा टर्म ऐसे किया ना कि न्यू बार प्राइम इक्वल टू न्यू बार प्लस डेल्टा ई अपॉन एस सी, ये फिनोमिना किया होगा आपने, ओके। इसलिए न्यू बार में कुछ पोर्शन ऐड करने पे आपको मिल रहा है, इसलिए इसको हम रखते हैं राइट साइड में। तो ये रहे आपके पास एंटी स्टॉक लाइन्स। तो जे इक्वल टू 0 पे जो लाइन मिलेगी वो रहेगी इवन, जे इक्वल टू 1 ओड, जे इक्वल टू 2 इवन, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टॉक लाइन। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये पार्ट 1 एंड सेकंड, यानी कि लेक्चर नंबर 11 था ये, और लेक्चर नंबर 12 में रिमेनिंग पार्ट को हम लोग स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 12 में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। 1 सेकंड, हैव अ नाइस डे।